नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप नोट संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हो तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है कि कक्षा शिक्षण सबसे अच्छा कब हो सकता है। तो प्रश्न जब पूछे जाते हैं और बच्चे उनका उत्तर देने के लिए तत्पर होते हैं, तभी कक्षा शिक्षण जो है वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे क्रोध तब आता है जब कोई व्यक्ति। इस पर आपका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, इसमें आंसर हो सकता है कि अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जब उसमें कोई दोष बताया जाता हो तब उसे क्रोध आता हो, या किसी व्यक्ति को जब उसकी आलोचना की जाए तब उसे क्रोध आए, या किसी व्यक्ति को, अक्सर बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर बच्चों की कोई आलोचना कर दे या बच्चों में कोई दोष निकाल दे या बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर दिया जाए, उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो वो ऑप्शन ए होगा, अनावश्यक रूप से धौंस जमाना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक रूप से धौंस जमाएगा आपके ऊपर तो फिर आपको क्रोध आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की वे विधियाँ जो कारणों और उसके परिणामों के संबंधों की खोज करती हैं होती हैं। कौन सी विधियाँ होती हैं? तो वो होती हैं प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है यहाँ पर वो है, देखिए इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट भी लगाया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। तो घर का भावनात्मक वातावरण, यानी घर में जिस तरीके का वातावरण होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसी हिसाब से प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रभावशाली कारण क्या है? तो विद्यालय में गुणवत्ता सुधार के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो कारण है वो है प्रतिबद्ध अध्यापक, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि जब टीचर अपने मन से सब कुछ करेगा और अपना पूरा 100% स्कूल के योगदान में देगा, मानी उसको बनाने में देगा, बच्चों को बनाने में, बच्चों के भविष्य को बनाने में और स्कूल को बनाने में, तो निश्चित ही तौर पर विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो यहाँ पर प्रतिबद्ध अध्यापक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है अध्यापक एवं विद्यार्थियों का संबंध। जितना अच्छा संबंध होगा उतना ही अच्छा जो है आपको क्या होगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब बच्चे टीचर से अपनी बात कह पाएंगे और टीचर जो है वो बच्चों की भावनाओं को समझ पाएगा, तभी जाकर हम जो जिन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पठन विधि कक्षा के छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी? कौन सी पठन विधि? तो यहाँ पर हो जाएगा विचार विमर्श। ठीक है, आपका आंसर जो होगा विचार विमर्श, क्योंकि विचारों के आदान प्रदान से अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उसके बाद है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ क्या होनी चाहिए? बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बहुमुखी हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उनकी जो रुचियाँ हैं वो बहुमुखी होती जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के सामान्य पहलुओं अथवा मूल संबंधों के अभिज्ञान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सामान्यीकरण कहा जाता है। ठीक है, दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविज़न चैनल का नाम क्या है? तो दूरदर्शन पे जो शैक्षिक जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनका नाम है ज्ञान दर्शन। ठीक, ये आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं पढ़ाई में,
तो जैसे कि ई लर्निंग आ गया है, ई पाठशाला आ गया है, और आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई जा रही, तो उसी में आपका ये दूरदर्शन का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगला है आपका शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है छात्रों को इस योग्य बनाना जिससे कि वो क्या कर सकें, जिससे कि वो ज्ञान अर्जित कर सकें। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण आधारित है निम्नलिखित के सिद्धांत पर। जो कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो आपका जो है किस पर आधारित है आपको बताना है, तो वो आपका है सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर। अगला है कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है कौन, किस प्रकार का जो अध्यापक होगा, किस प्रकार का शिक्षक होगा जो रखेगा, तो वो क्या होगा। जहाँ अनुशासन की बात आती है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी अनुशासन की बात आएगी तो अनुशासन हमेशा जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है उसकी क्लास में अनुशासन बहुत अच्छा होता है। बच्चे बिल्कुल भी उद्दंडता नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भय होता है उसको लेके। तो यहाँ पर आंसर आपका तानाशाही अध्यापक आएगा। वो इतना स्ट्रिक्ट होगा, वो इतना तानाशाही ये दिखाता है कि बच्चे अपने आप एकदम बैठे रहते हैं शांत। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका ग्वालियर में। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो ये था न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किसमें से है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका जो संबंध है वो आपका प्राइमरी जो है शिक्षण उससे है। अगला है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला है नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, तो नवोदय विद्यालय जो प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ किए गए हैं, ताकि गांव में जो बच्चे हैं जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो शहर आकर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये विद्यालय है। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है, लेखक शिक्षा की विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक निम्न में से कौन है, तो लेखक शिक्षा की विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये सही नहीं है क्योंकि शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है शिक्षण प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, अधिगम को निर्देशित करना, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस मूल्य का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है, किस मूल्य का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है, आपको ध्यान देना है, पूछा जा रहा है नहीं है, तो अभिवृत्ति का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनको जो पैसा आता है, जो वित्त आता है, वो कहाँ से दिया जाता है, ठीक, वो कहाँ से आता है, तो वो आपका जो आता है वो आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। ठीक, अगला है शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, शिक्षण का जो संबंध है वो स्थापित करने की प्रक्रिया है किस किस के बीच में, तो जैसा मैंने बताया कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, तो तीनों को हमें लेकर चलना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कक्षा का क्या कार्य है, कक्षा का क्या कार्य है, तो यहाँ पर आपका जो होगा कक्षा का कार्य आदेश, कक्षा में आदेश दिए जाते हैं, उसके बाद प्रशिक्षण और अमल कक्षा में, उसके बाद अभिवृद्धि और विकास। तो यहाँ पर जो आपका है पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है नहीं, ऑप्शन बी सही है कि देखिए कक्षा में प्रशिक्षण नहीं होता है, प्रशिक्षण आपका कक्षा में नहीं होता है, कक्षा में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। कक्षा का कार्य, कक्षा में जो शिक्षक होता है वो आदेश देता है और जो बच्चे होते हैं उनकी अभिवृत्ति का विकास किया जाता है, और जब बच्चे पढ़ते जाते हैं तो उनमें कई तरीके के विकास होते चले जाते हैं। तो कक्षा में ये 2 कार्य आपके आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ विषयों को रटना ज़रूरी होता है क्योंकि, आपने देखा होगा कि हर विषय ऐसा नहीं होता है कि आप समझ लें, नहीं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें रटनी ही पड़ती हैं। जैसे ग्रामर में आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, उनको आपको रटना ही होता है, आप समझ नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पूछी जा रही है कि ऐसा क्यों होता है।
तो इससे संबंधित विषयों को समझने में आसानी होती है। अगर हम उनको रटते हैं तो उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं फिर हमें उन्हें समझने में आसानी हो जाती है। अगला है अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है। तो अध्यापक की जो मुख्य भूमिका है वो है सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर बनाए रखना। अगला है प्राथमिक विद्यालयों में कला और चित्रकला सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कला चित्रकला का मुख्य उद्देश्य होता है आँख और हाथ का नियंत्रण सिखाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है विद्यालय में प्रार्थना सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय में प्रार्थना सभा का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के मन में नियमितता का अनुशासन विकसित करना। यानी हम क्या करते हैं, एक प्रेयर का टाइम फिक्स कर देते हैं। जो प्रार्थना सभा होती है, जो प्रातः सभा होती है, उसका एक टाइम फिक्स होता है। और कई स्कूल्स में आपने देखा होगा ये रूल होता है कि जो बच्चा अगर प्रेयर में प्रेजेंट नहीं होगा उसे उस दिन एब्सेंट मान लिया जाएगा, भले ही वो बाद में प्रेजेंट हो। लेकिन अगर वो प्रेयर के टाइम पर प्रेजेंट नहीं है, अगर वो प्रातः सभा में प्रेजेंट नहीं है, अगर वो प्रार्थना सभा में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो उस दिन प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों में ये क्यों कहा जा रहा है, ताकि उनमें अनुशासन का गुण आए, उनमें नियमितता का गुण आए, उनको टाइम का पता चले, उनको रेगुलरिटी का पता चले, इसलिए ये चीज़ कही जाती है ताकि वो टाइम से आए और वो चीज़ को समझें। अगला क्वेश्चन है एक बालक जो संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है ये किस बात का सूचक है। कि बालक का किस चीज़ का सूचक है। तो यहाँ पर जो है वो बालक की प्रशंसा का सूचक है। ठीक है। अगर वो संतुलित है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है तो प्रशंसनीय है। अगला है छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार निम्न में से नहीं होना चाहिए। किस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो देखिए किसी भी तरीके से व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट पे किसी भी तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रबंधन विभिन्न राज्यों में किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य में शिक्षा प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो सही हुए होंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी बिल्कुल निकट है। तो इस समय आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही होना ज़रूरी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको किसी भी तरीके की नोट्स चाहिए हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।